असर के वक्त कमर जहां ज़ेब को शाइस्ता बेगम के इंतकाल की खबर मिली। फौरी तौर पर तदफीन के इंतजामात किए गए। रात के 8 बजे तक उन्हें काली हवेली से मुल्हक कमर जहां ज़ेब के आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इस तरह के कोई उन्हें रोकने वाला ना था, ना कंधा देने वाला। शाइस्ता बेगम के वालिदैन का तो खैर इंतकाल हो चुका था, लेकिन उनके भाई बहन चचा मामू तो थे ही। उनको भी इत्तला नहीं की गई और इस तरह उन्होंने उनकी वसीयत पर अमल दरामद किया। गोया उस वसीयत का इंतकाम लिया। वो मरकर भी चैन न पा सकीं। अगर लोग इसको काली हवेली कहते थे तो ठीक ही कहते थे। इसकी सफ़ेद दीवारों के पीछे कितना घोर अंधेरा था, किसी को कुछ मालूम ही ना था। काली हवेली में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, ये कोई नहीं जान सकता था। उस वक्त जब याकूब मौतबाना चलता हुआ उनके सामने पहुंचकर हाथ बांध कर खड़ा हुआ, तो वो अपने ऑफिस में बैठे कुछ फाइलों की वर्क गर्दानी कर रहे थे। काली हवेली के एक हिस्से में उन्होंने अपना दफ्तर भी बना रखा था। फाइल देखते देखते उन्होंने नज़र उठाई, जिसका मतलब था, हाँ कहो क्या बात है, सरकार तदफीन हो गई है। याकूब ये कहकर चंद लम्हे खड़ा रहा, लेकिन कमर साहब ने कोई जवाब ना दिया। वो दोबारा उसी इन्हेमाक से फाइलें देखने लगे। अब याकूब का मजीद यहाँ ठहरना फजूल था। वो खामोशी से उल्टे कदमों वापस लौटा और दरवाजे में गुम हो गया। फाइल देखते देखते अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में आया हो। उन्होंने चौंक कर चारों तरफ देखा, कोई न था। अलबत्ता खिड़की का पर्दा जरूर हिल रहा था। मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत को गुजरात भेज दीजिएगा। मैं अपने वालिदैन के पहलू में दफन होना चाहती हूँ। जहन के किसी गोशे में शाइस्ता बेगम की आवाज़ सुनाई दी और फिर उनका चेहरा निगाहों में आ गया, कुछ इस तरह जैसे वो सामने बैठी हैं। कमर जहां से बड़े मजबूत आसाब के आदमी थे, लेकिन उस वक्त उन्हें कुछ उलझन सी होने लगी। दिल में खलिश सी उठी थी कि मरने वाली की वसीयत को ठुकरा कर शायद उन्होंने गलती की थी। अभी निदामत का एहसास गहरा न हो पाया था कि कंवर जहांजेब ने अपने सर को झटक दिया। नहीं, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, बल्कि शाइस्ता बेगम ने इस तरह की वसीयत करके उनके वक़ार को धचका पहुंचाया था। गलती उन्होंने की थी। अभी वो इसी जहनी खलफिशार में थे कि छोटी बेगम की मुलाजमा ख़ास कमरे में दाखिल हुई। हाँ बोलो सरकार, छोटी बेगम आपका खाने पर इंतज़ार कर रही हैं। उनसे कहो कि हम खाना नहीं खाएंगे। ये सुनकर वो उल्टे कदमों तेजी से वापस चली गई। उसके जाने के बाद कंवर साहब कुर्सी से उठे और खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। चंद सेकंड्स अंधेरे को घूर कर वो वापस पलटे। तब उन्होंने देखा कि छोटी बेगम की मुलाजमा ख़ास कमरे में मौजूद है। हाँ, कंवर साहब की पेशानी शिकन आलूद हो गई। बेगम साहिबा ने पूछा है, खुदा न खास्ता आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं? उनसे कहो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी बेहतर। वो फिर उल्टे कदमों वापस लौट गई। कंवर जहांजेब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सोफे पर नींद दराज हो गए। एक बेकली सी थी, बेचैनी सी थी। अभी वो इस बेकली बेचैनी के बारे में सोच ही रहे थे कि वो मुलाजमा फिर वारिद हो गई। क्या है? कंवर साहिब के लहजे में सख्ती थी। सरकार, बेगम साहिबा आने की इजाज़त तलब कर रही हैं। मुलाजमा कांपते हुए बोली। नहीं। बेहतर सरकार। वो मुलाजमा लरसते कदमों से फौरन वापस हो गई। मुलाजमा के जाने के बाद उन्होंने घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद याकूब कमरे में दाखिल हुआ। जी सरकार। याकूब, मेरा कमरा खोलो और बाकी सब बंद कर दो। ये ख़ास जुमला था जिसका मतलब याकूब खूब समझता था। उसे मालूम था कि कौन सा कमरा खोलना है और कौन सा बंद करना है। उसने हवेली से आने वाले तमाम दरवाज़ों को एक एक करके बंद कर दिया। फिर वो दरवाज़ा खोला जिसमें उनका मैखाना था। एक शीशे की अलमारी में दुनिया भर से जमा की गई खूबसूरत बोतलें सजी हुई थीं। जहाँ एक हसीन खाबगाह थी, खुशबुओं में बसा नर्म मुलायम बिस्तर था। 14 सिस्टम टेलीविज़न था तो 14 सिस्टम वीसीआर था। एक रैक पर रखे हुए वो वीडियो कैसेट थे जिनमें बिजलियां भरी हुई थीं। इन कड़कती मचलती बिजलियों का उनके पास बहुत अच्छा ज़ख़ीरा था। दुनिया का आला तरीन साउंड सिस्टम उस कमरे में नस्ब था। बेशुमार कैसेट थे। बास कैसेट तो ऐसे थे जिन्हें सुनने का उन्हें मौका भी नहीं मिला था। सरसराते पर्दे, कद्दे आदम पेंटिंग्स, छत से जुड़े हुए आईने जो सुकून के लम्हात को दोबाला कर देते थे। गरज कमरा क्या था, एक छोटी सी जन्नत थी, और ये जन्नत हवेली के एक तहखाने में आबाद थी। उस तहखाने के बारे में सिर्फ 2 आदमियों को मालूम था, एक कंवर साहिब और दूसरे याकूब।
याकूब इस हवेली का सबसे पुराना मुलाजिम था। जितना पुराना था उतना ही वफादार भी था। उसके सामने कमर साहिब की जिंदगी खुली किताब की तरह थी, लेकिन ऐसी किताब जिसे तकिए के नीचे छुपा कर पढ़ा जाए। वो कमर साहिब का रास्ता था। जितना रास्ता था उतना ही मुहस्सिब और फर्माबरदार भी था। कमर साहिब बेड पर बैठ गए। याकूब ने नर्म मुलायम तकिए उनकी कमर के नीचे रख दिए। कमर साहिब ने उन तकियों से टेक लगाई। फिर याकूब ने 2 तकिए कोहनियों के नीचे रख दिए। कमर साहिब ने अपने दोनों हाथ फैला लिए और कहने लगे, कप्तान साहिब की भिजवाई हुई चीज निकालो। जी सरकार। याकूब ने अपने बंधे हुए हाथों को खोला और एक छोटी सी शीशे की मेज बेड के नजदीक लाकर रख दी। फिर उसने शीशे की अलमारी में सजी चमचमाती बोतलों पर नजर डाली। तब उसकी एक बोतल पर नजर ठहर गई। कप्तान साहिब की भिजवाई हुई चीज वही थी। इस हुक्म की तामील के बाद याकूब फिर हाथ बांधकर मुअत्तबाना खड़ा हो गया। जरा कैसेट निकालो, कंवर साहब ने मखमून निगाहों से देखते हुए कहा। लेकिन यह एक मुबहम हुक्म था। कंवर साहब उस वक्त वीसीआर पर क्या देखना चाह रहे थे, कौन सा कैसेट निकलवाना चाह रहे थे, कुछ अंदाजा न था। वो उनके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था। बहरहाल वो उनका हुक्म सुनते ही फौरन एक तरफ पड़ा और यूं ही कैसेटों पर हाथ मारने लगा। तब पुश से आवाज आई, दूसरी कतार में 5वां कैसेट। कंवर जहां इस उम्र में भी बेहतरीन याददाश्त के मालिक थे। याकूब ने दूसरी कतार से फौरन 5वां कैसेट निकाला और वीसीआर में लगाकर उसे ऑन कर दिया। रिमोट कंट्रोल दाहिने हाथ के नजदीक तकिए पर रख दिया। कंवर साहिब की नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं। जी सरकार, कुछ इंतजाम नहीं हो सकता? जी हो सकता है सरकार। ना होने की वजह क्या है? याकूब ने घड़ी देखते हुए कहा, मैं 1 घंटे में कुछ लेकर वापस आता हूं। ठीक है, तुम जाओ, कंवर साहब ने रिमोट कंट्रोल हाथ में लेते हुए कहा। यह हवेली से 3-4 घंटे की मुसाफत पर वाक़ थी। उस वक्त शहर जाना और वहां से कुछ लाना मुश्किल था। सुबह हो जाती। उसने आलमगढ़ के इलाके से ही कुछ उठाने का फैसला किया। यह हवेली आलमगढ़ के वस्त में वाक़ थी। इसके चारों अतराफ में गांव आबाद थे और इन देहातों में हर तरफ कंवर ज़ेब के कारिंदे फैले हुए थे। याकूब ने गैरेज से जीप निकाली और गाड़ी स्टार्ट करते हुए सोचने लगा। तब उसने शेरपुर जाने का फैसला किया। जब वो वक्त मुकर्ररा पर तहखाने में वापस दाखिल हुआ तो मतलूबा चीज़ उसके साथ थी, जो फाख्ता की तरह सहमी सिमटी लरसती कांपती कंवर जहांज़ेब के रूबरू खड़ी हुई थी। ये भी नहीं मालूम था कि उस काली हवेली से वो वापस जिंदा जाएगी या लाश की सूरत में। कंवर जहांज़ेब ने उस लड़की को गहरी नजरों से देखा और फिर एक सफाक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर बिखर गई। कोड़ा लाओ। जी सरकार। कंवर जहांज़ेब बेड से एक अफरीद की तरह उठे। उनका चेहरा एकदम भयानक हो गया। दांत जैसे बाहर निकल आए, जबान सांप की तरह लपलपाने लगी। याकूब कोड़ा देकर बहुत तेजी से तहखाने से निकल गया। तब कंवर साहिब ने कोड़ा फजा में लहराया। चंद सेकंड बाद एक चीख तहखाने में गूंजी और फिर कोड़ा बार बार फजा में बुलंद होता रहा। इसके साथ ही दर्दनाक चीखें भी सुनाई देती रहीं। कंवर जहांज़ेब का यह खास शुगल था, कोड़े मार मार कर नाजुक जिस्मों को जख्मी करना और फिर उनको तड़पता देखकर आसूदगी हासिल करना, सरशार होना। इस अजियतनाक खेल में उन्हें बड़ा लुत्फ आता था। कोड़े मारते मारते उन पर नशा सा छा जाता, गुनूद की तारी हो जाती और वो निढाल होकर बेड पर गिर पड़ते और सुकून से सो जाते। कंवर साहिब की शक्ल सूरत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इस कदर सफाक हैं। ये बात तो सिर्फ उन्हें मालूम थी, या तहखाने की उन दीवारों को, या फिर वो जानती जिस पर यह क़यामत गुजरती। अगर वो ये मार न सह सकती, मर जाती, तो फिर किसी से कुछ कहने का सवाल ही ना था। अगर जिंदा भी रहती तो उसमें ज़बान खोलने की जुर्रत न रहती। बोनों की बस्ती में देव से टक्कर लेने वाला कोई ना था। अगर कोई कोशिश भी करता तो उसे चींटी की तरह मसल दिया जाता। सुबह हस्बे मामूल वो अपनी चहीती घोड़ी की पीठ पर सवार होकर सैर को निकले। जब वो वापस आए तो आफताब काली हवेली के पीछे सर बजा रहा था। वो हवेली के बड़े फाटक में दाखिल हुए ही थे कि अचानक उनके सामने एक औरत आ गई। उसने भागकर घोड़ी पर बैठे हुए कंवर साहिब का पांव पकड़ लिया और उन्हें दुआएं देने लगी। कंवर साहिब ने बड़ी आहिस्तगी से अपना पांव रकाब से निकाला और छलांग लगाकर नीचे उतर आए। मुलाजिम ने घोड़ी की लगाम पकड़ ली। एक और मुलाजिम ने उस औरत को खींचकर पीछे करना चाहा, लेकिन कंवर साहिब ने उसे रोक दिया और उस औरत को सवालिया निगाहों से देखने लगे। सरकार, मैं एक गरीब बेवा हूं। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मगर मेरे पास देने को एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मैं बहुत परेशान हूं सरकार, मेरी कुछ मदद कर दें।
یہ کہہ کر اس ادھیڑ عمر عورت نے کنور صاحب کے پاؤں چھونے کی کوشش کی، لیکن کنور صاحب 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ مائی مجھے گناہگار نہ کرو۔ پھر انہوں نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی۔ اسد! جی سرکار۔ اسد آواز سنتے ہی آگے بڑھا۔ اس مائی کو اپنے پاس بٹھاؤ، مینیجر صاحب آ جائیں تو ان سے اسے 25,000 دلوا دینا۔ جی بہت بہتر سرکار۔ کیوں مائی، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے سرکار۔ آپ جیسے خدا ترس لوگوں سے یہ دنیا آباد ہے، آپ نہ ہوں تو یہ دنیا دنیا نہ رہے، جہنم بن جائے۔ کنور صاحب مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے، پھر چند قدم چل کر رک گئے، پلٹ کر دیکھا اور اسد کو اپنے نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ اسد تقریباً دوڑتا ہوا ان کے نزدیک آ گیا۔ جی سرکار۔ اسد، یہ بڑھیا اندر کیسے آئی؟ سرکار یہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ اچھا، یہ کہہ کر کنور صاحب حویلی کی طرف بڑھ گئے۔ حسب معمول حمام تیار تھا۔ اس جدید ترین باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے ایک ملازم کو یعقوب کو بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ باتھ روم سے باہر آئے تو انہوں نے یعقوب کو ہاتھ باندھے کھڑا دیکھا۔ وہ یعقوب کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ یعقوب، ہمیں اسد جیسے بے وقوف ملازموں کی ہرگز ضرورت نہیں، اس کی فوراً چھٹی کر دو۔ اس بڑھیا نے ہمارا موڈ آف کر دیا اور یہ سب اس احمق کی وجہ سے ہوا، لیکن اس بڑھیا کو پیسے ضرور دلوا دینا۔ بہت بہتر سرکار، میں سمجھ گیا، ابھی آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر یعقوب الٹے قدموں واپس لوٹا اور پھر تیزی سے دروازے سے نکل گیا۔ کنور جہازیب کو غریب بیوہ سے ہمدردی تھی۔ وہ چاہتے تو اس بیوہ کو دھکے دے کر باہر نکلوا سکتے تھے، لیکن وہ بے وقوف آدمی نہ تھے۔ 25,000 دے کر انہوں نے 25 لاکھ کی پبلسٹی کمائی تھی۔ 25,000 ان کے لیے 2500 جیسے تھے۔ وہ کروڑوں کی جائیداد کے مالک تھے۔ اس بیوہ نے اپنے علاقے میں جا کر کنور صاحب کی سخاوت کی تعریف کی اور یہ بات سینہ بسینہ ایک گاؤں سے 25 گاؤں میں پھیل گئی۔ لیکن یہ کتنوں نے جانا ہوگا اور کتنوں نے یقین کیا ہوگا کہ 25,000 دینے والے سخی نے اس بڑھیا کی وجہ سے اپنے ملازم کو نکال دیا۔ غریب ملازم کو نکال کر کنور صاحب نے دوسرے پہرے داروں کی آنکھیں کھول دیں تاکہ یہ واقعہ پھر نہ دہرایا جا سکے۔ جب چھوٹی بیگم کی ملازمہ خاص کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے کنور صاحب کو خلاف توقع وہاں نہ پایا۔ چھوٹی بیگم ناشتے کی میز پر ان کا انتظار کر رہی تھیں اور وہ کسی کو بتائے بغیر حویلی سے غائب تھے۔ وہ یعقوب کے ساتھ قبرستان میں گھوم رہے تھے۔ شائستہ بیگم کے جنازے میں شرکت نہ کر کے انہوں نے اپنے تئیں اپنی زخمی انا کو تسکین دے لی تھی، ساتھ ہی اپنی صفاکی کی نظیر بھی قائم کر دی تھی۔ اب وہی کنور صاحب ایک دردمند دل لیے شائستہ بیگم کی قبر پر کھڑے پھولوں کی چادر ڈال رہے تھے۔ کنور صاحب کی شخصیت بڑی پیچیدہ تھی۔ کسی اور کی سمجھ میں تو وہ کیا خاک آتے، خود اپنا آپ انہیں دکھائی نہ دیتا تھا۔ قبرستان سے فارغ ہو کر انہوں نے 2 ملازمین کو اپنے ساتھ جیپ میں بٹھایا اور خود شہر کی جانب روانہ ہو گئے، بنفس نفیس شائستہ بیگم کی موت کی اطلاع دینے۔ جب ملازمہ خاص نے کنور صاحب کے حویلی میں نہ ہونے کی اطلاع چھوٹی بیگم کو دی تو انہوں نے یعقوب کو طلب کیا۔ وہ رات بھر سو نہیں سکی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کنور صاحب نے نہ صرف ساتھ کھانا کھانے سے انکار کیا تھا بلکہ شرف بازیابی سے بھی محروم کر دیا تھا، اور اب وہ ناشتے کے بغیر ہی حویلی سے نکل گئے تھے۔ رات وہ کہاں رہے ان کو معلوم نہ تھا۔ یعقوب نے اندر آ کر چھوٹی بیگم کو ادب سے سلام کیا اور دھیمے لہجے میں بولا، حکم بیگم صاحبہ۔ کنور صاحب کہاں چلے گئے؟ وہ قبرستان تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے گجرات چلے گئے، یعقوب نے بتایا۔ گجرات؟ آخر کیوں؟ چھوٹی بیگم نے پوچھا۔ وہ بڑی بیگم صاحب کے انتقال کی خبر دینے گئے ہیں۔ ارے، آخر خود جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی ملازم کو بھیج دیا ہوتا۔ بس جی، سرکار کی مرضی، وہ خود چلے گئے۔ دیکھو یعقوب، میں تم سے ایک بات پوچھ رہی ہوں، سچ سچ بتانا، دیکھو جھوٹ نہ بولنا۔ جی آپ فرمائیں، میں بھلا آپ سے جھوٹ کیسے بولوں گا؟ کنور صاحب کل رات کہاں تھے؟ یہ سوال سن کر یعقوب ایک دم سٹپٹا گیا۔ کنور صاحب نے 4 شادیاں کی تھیں۔ یعقوب نے ساری بیگموں کو دیکھا تھا۔ کسی نے آج تک صاحب کے شب و روز کے بارے میں اس طرح سوال نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چھوٹی بیگم کا یہ سوال سن کر وہ چکرا گیا، اور ابھی وہ جواب سوچ ہی رہا تھا کہ چھوٹی بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر قرآن شریف رکھ دیا اور کہنے لگی، اب بتاؤ، یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ سچ بولتا تو مالک کا راز فاش ہو جاتا اور جھوٹ بولتا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا۔ ایسا کیوں کر رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ ایسا نہ کریں۔
याकूब ने उन्हें हलफ उठाने से बाज रहने की तलकीन की। इस तलकीन में एक तंबी शामिल थी। वो उन्हें ढके छुपे मायनों में बताना चाहता था कि इस तरह उन्हें कहीं नुकसान न पहुंच जाए। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो, छोटी बेगम ने दो टोक अंदाज में कहा। बेगम साहिबा रात को वो कब्रिस्तान में रहे, बड़ी बेगम की कब्र पर फातिहा खानी करते रहे। सुबह तड़के वहां से पलटे, लेकिन उन्होंने बड़ी बेगम के जनाजे में तो शिरकत नहीं की। वो जी कहते थे कि मैं बड़ी बेगम साहिबा को दफन होता नहीं देख सकता, उन्हें बड़ी मोहब्बत थी जी उनसे। याकूब को अचानक एहसास हुआ कि आखिरी जुमला उसने गलत कह दिया है, इसलिए फौरन जुमले के भारीपन को दूर करने के लिए बोला, जी बिल्कुल वैसी ही जैसे आपसे है। अच्छा। छोटी बेगम ने उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। एक बात गौर से सुन लो, इस बात का जिक्र किसी और तक ना पहुंचे। मेरा मतलब समझ गए ना तुम? जी जी, मैं किसी से भी, खास तौर से कंवर साहिब से इसका हरगिज़ जिक्र नहीं करूंगा। याकूब ने उनका मतलब समझते हुए कहा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। छोटी बेगम ने उसके हाथ से कुरान शरीफ ले लिया। याकूब सर झुकाए उनके कमरे से निकला। उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं, तूफान उठ रहे थे। झूठी कसम खाने, झूठा हलफ उठाने पर उसका ज़मीर उसे सरजनिश कर रहा था। मालिक के करतूत छुपाने के लिए उसने ये सब किया था। उसने अपने मालिक से वफा की थी, मगर सबके मालिक से दगा किया था। बहरहाल जो होना था वो हो चुका था। छोटी बेगम उसके हलफ उठाने के बावजूद मुतमईन ना थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि शाइस्ता बेगम से तो वो कब का तर्क ताल्लुक कर चुके थे। फिर रात को उठकर कब्रिस्तान जाना और फातिहा खानी करना क्या मायने रखता था। लेकिन याकूब के बयान को छुटलाने के लिए भी उनके पास कोई ठोस दलील ना थी, बस अंदर से दिल न मानता था। दोपहर को कंवर जहांजेब शहर से वापस लौटे तो उनके साथ शाइस्ता बेगम की बहन और भाई थे। दोनों सोगवार और उदास थे। कंवर साहिब बनफ्स नफीस उन्हें शाइस्ता बेगम की कब्र तक ले गए। वहां सब ने फातिहा खानी की और हवेली में वापस आ गए। शाम तक वो दोनों हवेली में रहे। उस हवेली में उन्हें दम घुटने का एहसास हो रहा था। यह हवेली एक तरह का महल था। जिंदगी की हर आसाइश जदीद अंदाज में यहाँ मौजूद थी। फिर भी ऐसा महसूस होता था जैसे हर तरफ कांटों भरे तार फैले हुए हों, जो रूह को लहू लहान कर रहे हों। वो दोनों शाम को कंवर साहिब से इजाज़त लेकर अपने घर रवाना हो गए। वैसे भी अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा ना था। जिससे रिश्ता था वही ना रही तो अब किसके लिए रुकते। याकूब पूरे दिन अजीब कर्ब में मुब्तला रहा। उसे मेहमानों के वापस जाने का बेचैनी से इंतज़ार था। वो गए तो उसने सुख का सांस लिया और फौरन कंवर साहिब की खिदमत में हाजिर हुआ। याकूब वो वाहिद मुलाजिम था जिसे कंवर साहिब ने हर जगह और हर वक्त मुलाकात की इजाज़त दे रखी थी। उस वक्त कंवर साहिब दिन भर के थके हारे बिस्तर पर लेटे हुए थे। आंखों में गुनूदगी छा रही थी। वो सोना चाह रहे थे कि याकूब कमरे में वारिद हो गया। कंवर जहांजेब को इस वक्त उसकी आमद सख्त नागवार गुजरी। अगर कोई और मुलाजिम होता तो उसका हिसाब आज ही साफ हो जाता। याकूब बेवक्त आया था, लेकिन कंवर साहिब जानते थे कि वो ज़रूर कोई अहम खबर लेकर आया है, वरना हरगिज़ इस वक्त कंवर साहिब के आराम में मुखिल ना होता। वो लेटे लेटे तकिए पर ज़रा और ऊंचे हो गए और संजीदा लहजे में बोले, याकूब तुम इस वक्त यहाँ? मुआफ़ी चाहता हूँ सरकार, बेवक्त मुखिल होने की 100 बार मुआफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपका नमक खार हूँ, आपके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। याकूब सीने पर हाथ बांधकर उनके सामने आधा झुक गया। क्या हुआ? सरकार, सुबह छोटी बेगम साहिबा ने तलब किया था। तुम्हें? आखिर क्यों? वो जी आपके बारे में पूछ रही थीं कि रात आप कहाँ थे। क्या? ये सुनकर उनकी नींद फौरन हवा हो गई। वो उठकर बैठ गए और गुस्से से आंखें फाड़कर कहने लगे, वो हमारे बारे में पूछ रही थीं? जी सरकार, उन्होंने आपके बारे में न सिर्फ पूछा बल्कि मेरे हाथों में कुरान मजीद रख दिया ताकि मैं जो कहूँ सच कहूँ। फिर तुमने सच कह दिया? नहीं सरकार, ऐसा नहीं हो सका। अल्लाह मुझे मुआफ़ करे। मैंने उन्हें बताया कि आप कब्रिस्तान में रहे और रात भर बड़ी बेगम साहिबा की कब्र पर। याकूब ने जो कहा था बयान कर दिया। ये बयान सुनकर वो एकदम खामोश हो गए, जैसे अंदर ही अंदर उबल रहे हों, फट रहे हों, बह रहे हों। अच्छा। कुछ देर बाद वो गोया हुए। बाज़ औरतों को खुशी रास नहीं आती। ये छोटी बेगम भी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने खुद अपने हाथों खुशकिस्मती को बदकिस्मती में बदल लिया है। याकूब तुम यूं करो कि हदबंदी कर दो। जी बेहतर सरकार।
याकूब कंवर जहां जेब का फैसला सुनकर उल्टे कदमों पीछे हटा और फिर तेजी से कमरे से निकल गया। कंवर साहिब के फैसले पर फौरी अमल हुआ था। छोटी बेगम को उनके कमरे तक महदूद कर दिया गया। तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। एक मुलाजमा के अलावा सबके आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई और वो भी सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी पहुंचाने की हद तक आ जा सकती थीं। यूं छोटी बेगम मालिकन से एक कैदी बनकर रह गई और ये सब ना तजुर्बेकारी की वजह से हुआ। वो कंवर साहिब जैसे शाहाना मिजाज आदमी को समझ ना सकीं। उनकी किसी बीवी ने कभी टो लेने की कोशिश ना की थी। वो जानती थीं कि ऐसा करके महज अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगी। कंवर साहिब किसी तरह बाज आने वाले नहीं थे। उन्हें कौन रोकने वाला था? कोई भी नहीं। छोटी बेगम ने कितनी मर्तबा उस मुलाजमा से जो खाना और ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने पर मामूर थीं, कंवर साहिब को पैगाम भिजवाया कि सिर्फ एक बार उन्हें मुलाकात का शर्फ बख्श दें, लेकिन वहां से टका सा जवाब मिला था, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जब वो कंवर साहिब से मायूस हो गई तो उन्होंने 15-20 दिन के बाद फिर पैगाम भिजवाया, चलिए आप ना मिलिए, मुझे तो इस कैद तन्हाई से आज़ाद फरमा दीजिए। फिर वही टका सा जवाब मिला, नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर 2-3 महीने इसी तरह दीवारों से सर टकराते, बंद दरवाजों को घूरते, कभी चीखते चिल्लाते गुजर गए तो छोटी बेगम ने एक फैसला कुन पैगाम भेजा, कंवर साहिब बराए करम मुझे तलाक दे दीजिए। उधर से फिर वही जवाब मिला, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। कंवर साहिब ना मिलते थे, न तलाक देते थे और ना आज़ाद करते थे। अब सिवाय इसके कोई चारा ना था कि सब्र करें और किसी मौजज़े का इंतज़ार करें। खैर, इन ऊंची ऊंची दीवारों में मौजज़ा तो क्या होना था। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि फहद कौसर की तलाश में हवेली आ पहुंचा। खुद तो मुसीबत में गिरफ्तार हुआ ही, कंवर साहिब के दिल में छोटी बेगम के लिए जो थोड़ा बहुत नरम कोशा था वो भी ख़त्म हो गया और कंवर साहिब किसी शेर की तरह बेफर उठे। एक दिन कंवर जहां से बाग में बैठे मशरूब से दिल बहला रहे थे, रानी उनके दाएं जानिब कुर्सी के पास पांव फैलाए बैठी थी। कंवर साहिब गाहे बगाहे उसके सर पर हाथ फेर रहे थे और घूंट घूंट करके जिंदगी की तलखियों को पीते जाते थे। अचानक कुछ शोर सा उठा। कंवर साहिब ने नजर उठाकर देखा तो उन्हें याकूब नजर आया, जो एक सूट पोश को धक्के देता हुआ ला रहा था। फिर करीब आकर उसने नौजवान को इस तरह धक्का दिया कि वो रानी के कदमों में गिरा। रानी उछलकर गुर्राई। सूट पोश की शेरनी को देखकर सिट्टी गुम हो गई। उसने तड़प कर उठना चाहा, मगर याकूब ने उसके सीने पर बंदूक रख दी। कंवर साहिब ने रानी के सर पर हाथ फेरा तो वह पीछे हटकर किसी पालतू बिल्ली की तरह बैठ गई। याकूब ने उस सूट पोश नौजवान को गिरेबान से पकड़कर उठाया और कंवर साहिब के कदमों में ला डाला। क्या मामला है? कंवर साहिब ने याकूब से पूछा। यह बदमाश आज सुबह ही से हवेली के गिर्द मशकूक अंदाज में चक्कर काट रहा था। कौन है ये? ये लाहौर से आया है सरकार। और क्यों आया है ये आप इससे मालूम कर लें। अच्छा, तुम जरा इसे उठाकर कुर्सी पर बैठाओ और बंदूक कंधे पर डालो, कंवर साहिब ने हुक्म दिया। याकूब ने फौरन उसे एक कुर्सी पर बिठाया और अपनी बंदूक कंधे पर डालकर उसकी पुश्त पर खड़ा हो गया। हाँ साहबजादे, कुछ बोलें, क्या मामला है आखिर? कंवर साहिब ने बराह रास्त उस नौजवान से सवाल किया। मुझे बिला वजह इन लोगों ने पकड़ लिया है जी, मेरा कोई कसूर नहीं। उस नौजवान ने रानी की तरफ देखते हुए सहमे लहजे में कहा। क्या नाम है तुम्हारा? फहद अहमद। मैं लाहौर से आया हूं जी। किससे मिलने? मैं शेरपुर आया था, वहां मेरे मामा रहते हैं। मैं अब वापस लाहौर जा रहा था कि इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। अभी तो तुमने कुछ और कहा था। ये एक एक मिनट में बयान बदलता है। देख, सच बोल वरना चलाता हूं गोली। याकूब ने कंधे से बंदूक उतार ली। याकूब, तुम जरा खामोश रहो, कंवर साहिब ने फहद को बगौर देखते हुए कहा। कंवर साहिब ने फहद को बगौर देखते हुए कहा। हाँ फहद साहब, देखें मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से असल बात बता दें। बस जी, असल बात क्या बताऊं? असली बात तो यही है कि आप शेरपुर जाकर तस्दीक करवा लें कि मेरे मामा वहां रहते हैं कि नहीं। तुम्हारे मामा ज़रूर वहां रहते होंगे, मैं यकीन कर लेता हूं, लेकिन तुम हवेली के गिर्द चक्कर क्यों काट रहे थे? नहीं तो जी, मैं तो स्टेशन जा रहा था, इन्होंने पकड़ लिया। सरकार ये ऐसे नहीं मानेगा, इसने कुछ देर पहले छोटी बेगम साहिबा का नाम लिया था। अच्छा, ये सुनकर कंवर साहिब के तेवरियों पर बल पड़ गए। फिर इसे रानी के आगे डालो, यही इससे सच उगलवाएगी।
शेरनी के आगे डालने का हुक्म सुनकर उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो घबरा कर बोला, ऐसा ना करें जी, मैं सच बता देता हूं। और फिर उसने जो सच बताया वो छोटी बेगम के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के मुतरादिफ था। फहद कौसर का पड़ोसी था। दोनों घरानों में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। बचपन एक साथ खेल कर गुजारा। जवानी में कदम रखा तो खेलने की आदत फिर भी ना गई। बचपन और जवानी के खेलों में जो फर्क होता है वो यहाँ भी था। मोहब्बत का खेल सबसे जुदा होता है, और जो लोग ये खेल खेलते हैं वो दुनिया को भूल जाते हैं। दुनिया को क्या, वो खुद अपने आप को भूल जाते हैं। मोहब्बत वो मीठा जहर होता है जो आहिस्ता आहिस्ता रगों में उतरता रहता है, और फिर एक दिन बंदा अपने आप से भी चला जाता है, मर जाता है, और जो मर जाता है वही मोहब्बत को पाता है। फहद और कौसर के दरमियान ये खेल गहरा, बहुत गहरा था। तालीम से फारिग होकर दोनों ने शादी का प्रोग्राम तय कर रखा था कि इतने में कमर जहां ज़ेब ने अपनी टांग अड़ाई, और सुनहरे ख्वाब देखने वाली कौसर सोने में चलती फिरती कान को देखकर बुत बन गई। एक तरफ मुफलिस जवानी थी और दूसरी तरफ जरदार बुढ़ापा। उसने आंखें बंद करके जरदार बुढ़ापे का हाथ पकड़ लिया, ये सोचकर कि मुफलिस जवानी से जिस्म की लौ बढ़ाएगी और जरदार बुढ़ापे से ख्वाहिशों का महल तामीर करेगी। उसने नेक वक्त अपने हाथों में चांद और सूरज लेने की तमन्ना की थी, और ये तमन्ना कुछ अरसे तक पूरी भी होती रही। कौसर महीने में एक बार लाहौर का चक्कर ज़रूर लगा लेती, और इस चक्कर में फहद उसके बहुत करीब होता। अब जो 6 महीने से फहद ने उसकी शक्ल न देखी तो वो तड़प गया और इसी नादानी में आलम गढ़ा गया। उसका ख्याल था कि वो किसी न किसी तरह कौसर तक रसाई हासिल कर लेगा। उसे क्या मालूम था कि यहाँ काली हवेली के चारों तरफ ऐसा जाल फैला हुआ है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फहद की ज़बानी मोहब्बत की ये रंगीन कहानी सुनकर कंवर साहिब ने किसी गुस्से का इजहार न किया। वो बड़ी संजीदगी से इस जिक्र को सुनते रहे। जब फहद अपने और कौसर के बारे में सब कुछ बता चुका तो कंवर साहिब ने एक ठंडी और गहरी सांस ली। उन्होंने याकूब को करीब आने का इशारा किया। फहद की कहानी में क्योंकि बार बार छोटी बेगम का जिक्र आ रहा था, इसलिए याकूब अस खुद पीछे हट गया था ताकि कंवर अच्छी तरह उसकी बात सुन लें और उसकी वजह से शर्मिंदगी महसूस न करें। जी सरकार, याकूब ने करीब आते हुए कहा। याकूब, इसे अपने साथ ले जाओ, इसका फैसला हम कल करेंगे। और ऐसा करो कि एक प्याला तैयार करवाओ। हम हवेली के अंदर जा रहे हैं, तुम छोटी बेगम को हमारे पास भेज दो। ये कहकर कंवर जहां ज़ेब खड़े हो गए। याकूब ने बंदूक की नाल फहद के सीने पर रखी और उसे उठने का इशारा किया। फहद के पास इसके सिवा कोई चारा न था कि वो याकूब के साथ खामोशी से चलते। उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगर उसे कुछ अंदाज़ा होता भी तो वो क्या कर लेता। तकदीर ने उसके लिए जो गड्ढा खोद रखा था उसे भरने वाला कोई न था। याकूब ने हवेली से निकलकर फहद को 2 मुलाजमीन के हवाले किया, साथ हिदायत दी, इसका फैसला कल होगा। इसे अपनी तहवील में हिफाजत से रखो, चाहो तो हाथ पैर बांध दो, जिस तरह तुम लोग मुनासिब समझो करो। बहरहाल सुबह ये सही सलामत चाहिए। फहद को मुलाजमीन की तहवील में देकर वो हवेली में दाखिल हुआ। उसने एक मुलाजमा से चांदी का प्याला मंगवाया जो कभी कभी इस्तेमाल होता था। ये प्याला चांदी के रुपयों से भरा शोकेस में रखा रहता था। उस शोकेस में सिवाय इस प्याले के और कोई चीज़ रखने की इजाज़त न थी। थोड़ी देर में मुलाजमा ने रुपयों से भरा चांदी का प्याला याकूब के सामने ला रखा। याकूब ने चांदी के रुपयों को मुलाजमा के दुपट्टे में उलट दिया और प्याले को हाथ में लेकर उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इन रुपयों को क्या करूं? मुलाजमा ने याकूब से पूछा। इन्हें शोकेस में रख दो। जब मैं तुम्हें प्याला वापस दूं तो इन रुपयों से फिर इसको भर देना, समझ गई? जी समझ गई, मुलाजमा ने मुस्कुराते हुए कहा। याकूब साहब, एक बात पूछूं? आपने इस प्याले को क्यों निकलवाया है? क्या करेंगे आप इसका? खामोश बेवकूफ़ औरत, अपने काम से काम रख। इस तरह जिंदगी अच्छी गुजर सकती है। जा, भाग जा। याकूब ने उसे जाने का इशारा किया। वो मुलाजमा डरी सहमी याकूब को अजीब नज़रों से देखती फौरन वहां से गायब हो गई। मुलाजमा के जाने के बाद उसने हवेली के तहखाने का रुख किया और वहां बैठकर उसने पूरे इत्मीनान से वो प्याला तैयार किया। फिर उस प्याले को उसने कंवर साहिब के बेडरूम में पहुंचा दिया। याकूब के हाथ में चांदी का प्याला देखकर कंवर साहिब बड़ी सफ़ाकी से मुस्कुराए। इधर रख दो, कंवर साहिब ने नज़दीक पड़ी टेबल की तरफ इशारा किया। याकूब सुर्ख मशरूब से भरे प्याले को मेज़ पर रखकर सीधा हुआ तो कंवर साहिब ने हुक्म दिया, छोटी बेगम को हमारा पैगाम दो। जी बहुत बेहतर सरकार।
याकूब उल्टे कदमों कमरे से निकल गया। कौसर को कैद हुए 6 माह गुजर चुके थे। अब वो इस कैद तन्हाई का आदी हो गया था। प्याला खत्म होते ही वो चकराकर कालीन पर गिरी और फहद की तरह तड़पने लगी। कंवर साहिब ने उसके तड़पते जिस्म पर नजरें गाड़ दी। उनके होंठों पर एक सफाक मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। वो अंदर ही अंदर आसूदा होते जा रहे थे। इंतकाम की आग सर्द होती जा रही थी। जब कौसर का जिस्म तड़प तड़प कर ठंडा हो गया तो कंवर साहिब ने याकूब से कहा, याकूब, फहद की लाश कहीं दूर जंगल में ले जाकर काट दो और उस जलील औरत को उसके घर पहुंचाना है। हमारे आबाई कब्रिस्तान में ऐसी औरतों की कोई गुंजाइश नहीं। फहद को अभी ठिकाने लगाओ और उसे सुबह ले जाना। सरकार, अगर आप इजाज़त दें तो उसे भी फहद के साथ ठिकाने लगा दूं? याकूब ने डरते डरते राय पेश की। नहीं, जैसा तुमसे कहा गया है वैसा करो। मुझे हेलो हुज्जत बिल्कुल पसंद नहीं, कंवर साहिब ने ज़रा सख्त लहजे में कहा। लहजे की सख्ती महसूस करके याकूब एकदम सीधा हो गया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुआफ़ी चाहता हूँ सरकार, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब तुम फौरन काम में लग जाओ और देखो, अपने साथ भरोसे के लोगों को रखना और ज़रा एहतियात से काम लेना। आप फिक्र न करें सरकार, मैं सब ठीक कर लूँगा। मैं दूसरे बेडरूम में जा रहा हूँ। लाहौर जाने से पहले मुझसे मिल लेना। मैं सादिया के नाम एक ख़त दूंगा, उसे पहुँचाना है। ये कहकर वो दोनों की लाशों पर नज़र डालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। याकूब ने लपक कर दरवाज़ा खोला और वो बड़े इत्मीनान से चलते हुए कमरे से निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह को वो हस्बे मामूल अपनी चहीती घोड़ी पर सैर को निकले। जब वो वापस आए तो याकूब रवानगी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर चुका था। अब वो कंवर साहिब का मुंतज़िर था कि वो नाश्ता कर लें तो उनसे मुलाकात करे। नाश्ते के बाद खुद ही कंवर साहिब ने उसे बुलवा लिया। याकूब को पैगाम भेजने की ज़रूरत ना पड़ी। उनसे मिलकर उसने सारी बातें अच्छी तरह समझ लीं। पैसे ले लिए, खत ले लिया और फिर वो इजाज़त लेकर हवेली से निकल गया। दोनों गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। वो जीप में बैठ गया। पीछे वैन में ताबूत था और 4 आदमी साथ थे, मुस्तैद और असले से लेस। जीप में भी याकूब के अलावा 3 आदमी मौजूद थे। दोनों गाड़ियां तेजी से काली हवेली के मेन गेट से बाहर निकलीं और लाहौर की जानिब गामजन हो गईं। रास्ते में किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश न आई। वो बखैर खूबी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। कौसर का घर समनाबाद में था। जब दोनों गाड़ियां घर के सामने रुकीं तो गली में सन्नाटा तारी था। याकूब के लिए यह एक मुश्किल वक्त था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौसर की मौत की किस तरह इत्तला दे। वो सारे रास्ते यही सोचता आया था कि यूं कॉल बेल बजाएगा और जब दरवाज़ा खुलेगा तो वो यूं गोया होगा, लेकिन वो अभी तक किसी एक जुमले पर मुत्तफिक ना हो सका था। उसे कंवर जहांजेब पर भी गुस्सा था। उन्होंने खामखा लाश पहुंचाने का चक्कर चला दिया था। कंवर साहब भी खूब आदमी थे। शाइस्ता बेगम की वसीयत के बावजूद उन्होंने उनकी लाश उनके शहर न भिजवाई थी और छोटी बेगम ने जबकि ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर भी ना की थी तो उन्हें कंवर साहिब ने उनके घर भेज दिया था। कंवर साहिब की कोई कल सीधी ना थी। यही वजह थी कि याकूब इतना अरसा उनके साथ रहने के बावजूद उन्हें बिल्कुल न समझ पाया था। वो मुस्कुराने की बात पर गुस्सा करते थे और बाज़ वक्त गुस्से की बात पर हंस दिया करते थे। घर के गेट पर पहुंचकर याकूब ने कॉल बेल बजाई और पीछे हटकर गेट खुलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद गेट के पीछे से आवाज़ आई। ये किसी खातून की आवाज़ थी। गालिबन वो कौसर की माँ थीं। हम आलमगढ़ से आए हैं जी, याकूब ने गेट के नज़दीक पहुंचकर धीरे से कहा। आलमगढ़ का नाम सुनकर गोया उधर जिंदगी की लहर दौड़ गई। खटाखट गेट खुला और एक उधेड़ उम्र की खातून बाहर निकल कर आ गईं। आप आलमगढ़ से आए हैं? कंवर जहांजेब की हवेली से? जी हाँ, याकूब ने अस्बात में सर हिलाया। क्या आप छोटी बेगम की अम्मी हैं? हाँ, मैं कौसर की माँ हूँ। कैसी है वो? 6 महीने हो गए उसे इधर आए हुए। आइए, आप अंदर आ जाइए। आप शायद याकूब साहेब हैं? जी, मेरा नाम याकूब है। मैं जी एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। छोटी बेगम हमारे साथ आई हैं। आप ज़रा हिम्मत से काम लीजिएगा। मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। क्या हुआ मेरी बेटी को? कहाँ है वो? कौसर की अम्मी में इतना हौसला ना था कि वो पूरी बात सुन सकती। वो चीख कर बोली, अरे बताते क्यों नहीं, मेरी बेटी को क्या हुआ? हमारे साथ उनकी मैयत आई है जी, याकूब ने बड़ा चीख करके कहा। मैयत का नाम सुनकर कौसर की अम्मी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें सकता हो गया और फिर चंद लम्हे बाद उन्हें चक्कर से आया और वो चकरा कर ज़मीन पर आ गईं। कौसर की अम्मी को कौसर के बड़े भाई ने संभाला, जो गेट पर यह देखने आया था कि कौन आया है। घर में उस वक्त दोनों के अलावा कोई न था।
कौसर के वालिद कहीं गए हुए थे। कौसर के भाई महमूद ने बड़े हौसले से काम लिया। पहले उसने माँ को उठाकर बेडरूम में पहुंचाया, फिर ताबूत उतरवा कर सहन में रखा। ताबूत लाने वालों को ड्राइंग रूम में बिठाया गया और फिर याकूब से पूछने लगा, ये सब कैसे हुआ? याकूब ने बताना शुरू किया कि छोटी बेगम कल शाम को हवेली के बाग में टहल रही थीं कि झाड़ियों में से एक काला नाग निकल आया। उसने छोटी बेगम को डस लिया। मैंने फौरन 2-3 गांवों से कई सपेरों को बुलवाया, लेकिन वो कुछ न कर सके। उनके पहुंचने से पहले ही छोटी बेगम अल्लाह को प्यारी हो गईं। मरने से पहले उन्होंने 2 बातों की वसीयत की। एक तो उन्होंने ये कहा कि मुझे इंतकाल के बाद लाहौर रवाना कर दिया जाए, दूसरे मेरे वालिदैन को 5 लाख रुपए भिजवा देना। कंवर साहिब ने उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें और उनके साथ 5 लाख रुपए भी भेज दिए हैं। वो खुद साथ आना चाह रहे थे, लेकिन छोटी बेगम की मौत के सदमे ने उन्हें निढाल करके रख दिया है। वो मासूर होकर रह गए हैं, इसलिए वो ना आ सके। उन्होंने मुझे भेज दिया। याकूब ने सारी रुदास सुनाकर ब्रीफकेस उठाकर मेज पर रखा और उसे खोलने लगा। ब्रीफकेस खुला तो उसमें लाल लाल नए नोटों की गड्डियां नजर आईं। उन नोटों से पूरा ब्रीफकेस भरा हुआ था। आप पैसे चेक कर लें, याकूब ने महमूद से कहा। अरे कमाल करते हैं, आप बस इसे बंद कर दीजिए। याकूब ने ब्रीफकेस बंद करके उसकी चाबी महमूद के हवाले की। महमूद ने ब्रीफकेस उठाया और उसे लेकर अंदर चला गया। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर अपने स्टोरनुमा कमरे में पहुंचा और ब्रीफकेस को बेड के नीचे छुपा दिया और फिर ड्राइंग रूम में वापस आ गया। कौसर की मैयत आने की इत्तला फौरन ही आसपास के घरों में पहुंच गई। औरतें आने लगीं, मर्द जमा होने लगे। तब याकूब वहां से ये कहकर निकल आया कि हम जरा एक काम से गुलबर्ग जा रहे हैं, 2-2.5 घंटे में वापस आते हैं। तब तक तदफीन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी। हम आकर जनाजे में शरीक हो जाएंगे। जी ठीक है। महमूद गेट तक याकूब को छोड़ने आया और उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक दोनों गाड़ियां गली से न निकल गईं। गाड़ियों के चले जाने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचता हुआ अंदर आ गया। महमूद हाल ही में कराची से आया था। वो एक जराइम पेशा लड़का था। ग्रेजुएट होने के बावजूद मनफी रुझान का मालिक था। उसे बहन की मौत का इतना गम ना हुआ था जितनी खुशी उसे 5 लाख रुपए मिलने की थी। ये 5 लाख अब उसके थे। उसे क्या जरूरत थी कि वो घर वालों से इन रुपयों का जिक्र करे। कराची में वो कई बैंक डकैतियों में मुलव्वस था। उसका 4-5 लड़कों पर मुश्तमिल एक गिरोह था। कराची में उन दोनों पकड़ थकड़ ज्यादा हो रही थी, इसलिए महमूद इधर भाग आया था। उसने अपने साथियों को भी कराची छोड़ने का मशवरा दिया। प्रोग्राम यह था कि कुछ आराम करके फिर नए सिरे से वारदात का सिलसिला शुरू करेंगे। याकूब कौसर की मैयत पहुंचाकर सीधा गुलबर्ग पहुंचा। उसे सादिया को कंवर साहिब का खत देना था और ज़बानी हालात बताने थे। सादिया इतने अरसे बाद याकूब को देखकर हैरत में पड़ गई। याकूब उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था और खाली खाली नज़रों से सादिया को देख रहा था। याकूब साहिब तशरीफ़ रखिए, उसने सोफे की तरफ बैठने का इशारा करते हुए कहा। आपकी आमद किसी तूफान का पेश ख़ीमा तो नहीं? नहीं छोटी सरकार, आपका नमक खार हूँ। मैं तो बड़े सरकार का ख़त लेकर आया हूँ। आप बाबा जान का ख़त लाए हैं? उन्होंने मुझे ख़त लिखा है। कैसे हैं मेरे बाबा जान? ख़त का जिक्र सुनकर वो खुशी से फूली न समाई। लाइए दीजिए, कहाँ है ख़त? याकूब ने जल्दी से अपनी जैकेट की जेब से ख़त निकालकर सादिया को अदब से पेश किया और फिर सोफे पर बैठ गया। सादिया ने बड़ी बेकरारी से लिफाफा चेक किया और ख़त पढ़ने लगी। सादिया बेटे, मैंने वो दीवार गिरा दी है जो हमारे दरमियान हायल हो गई थी। याकूब तुम्हें ज़बानी सब कुछ बता देगा, उससे पूछ लेना। अब आकर मुझसे मिल जाओ। तुम्हारा चेहरा देखे एक अरसा गुजर गया है। तुम्हारा मुंतज़िर, कंवर जहां से। खत पढ़कर सादिया को बहुत खुशी हुई। उसकी आंखें एकदम चमक उठीं। वो मुस्कुराते हुए बोली, कौसर को क्या हुआ याकूब साहब? क्या बाबा जान ने उसे तलाक दे दी? छोटी सरकार, वो औरत उस हवेली के काबिल ना थी। उसने बड़े सरकार को बड़ा तुक दिया। याकूब ने तमहीद उठाई। हाँ, मैं जानती हूं वो किस काबिल थी। बाबा जान को क्या कहूं, उन्होंने इस कदर रास्तारी बरती कि मैं कुछ न कर सकी। खैर, पिछली बातों का अब जिक्र किया, आप बताएं कि उसने क्या किया। वो जी यहां आकर एक लड़के से मिलती थी। उस लड़के का नाम फहद था। जब पिछले 6 माह से वो लाहौर ना आ सकी तो वो लड़का उससे मिलने हवेली पहुंच गया। वहां हम लोगों ने उसे मशकूक हालत में घूमते हुए पकड़ लिया और बड़े सरकार की खिदमत में पेश कर दिया। वहां उस लड़के ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। बस जी, फिर बड़े साहिब को तैश आ गया। लिहाजा न वो लड़का रहा और ना छोटी बेगम कौसर।
याकूब ने मुख्तसर सी रुदात सुनाई। ओह, सादिया ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मैं इस वक्त कौसर की मैयत उसके घर पहुंचाकर आया हूं। फहद को हमने वहीं जंगल में दबा दिया है। छोटी सरकार, ये राज की बात है, राज ही रखिएगा, याकूब ने बहुत धीमे लहजे में कहा। मैं जानती हूं याकूब साहेब, सब समझती हूं। फिर आप हमारे साथ चलेंगी? नहीं, मैं 2-4 दिन बाद आऊंगी, मेरे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, सादिया ने कुछ सोचते हुए कहा। वैसे उसका जी तो यही चाह रहा था कि अभी उन लोगों के साथ चली जाए, लेकिन वो अयाज को बताए बगैर नहीं जाना चाहती थी। अयाज ये सब सुनेगा तो बहुत खुश होगा। वो अक्सर उसे जोर दिया करता था कि जो होना था वो हो गया, अब वो बाप से मिलने चली जाए, मगर वो हमेशा बड़ी सख्ती से इनकार कर देती थी। कौसर की मौजूदगी में वो कभी हवेली में नहीं जाएगी। अयाज से उसकी मुलाकात कॉलेज के एक इनामी मुबाहिसे में हुई थी। वो मुबाहिसा अगरचे सादिया ने जीत लिया था, लेकिन वो अयाज को दिल हार बैठी थी। अयाज बज़ाहिर एक आम सा सीधा सादा लड़का था, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात जरूर थी कि आदमी का दिल उसकी तरफ खुद ब खुद खींचता था। शायद उसके अंदर कोई मकनातीस लगा हुआ था। उसकी शख्सियत में इनफरादियत थी, संजीदगी थी, बुर्दबारी थी, और उसकी मुस्कुराहट में बड़ी कशिश थी। जब अयाज ने अपने वालिद का नाम बताया था तो उसने उस नाम को बड़ी बेपरवाही से सुना और मुस्कुरा कर कहने लगी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके बेटे हो। मैं तुमसे शादी तुम्हारे हवाले से करना चाहती हूँ। तुम मुझे पसंद हो, मुझे अच्छे लगते हो, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा जान इस तरह नहीं सोचेंगे। वो अपने मुलाजिम याकूब के बेटे से हरगिज़ शादी नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह की बात सुनकर शोले की तरह भड़क उठेंगे। वो अपने मुलाजिम के बेटे को अपना दामाद बनाना पसंद नहीं करेंगे तो ना करें। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि मुझे आग कर देंगे, जायदाद से महरूम कर देंगे, तो कर दें। क्यों, ठीक है ना? तुम्हें जायदाद से तो कोई दिलचस्पी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, अयाज ने बड़े यकीन से कहा, और इस यकीन में बड़ी सच्चाई थी। बस अब तुम फिक्र ही ना करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो कि इसी पर हमारे मुस्तकबिल का इन्हिसार है। सादिया की ये बात सुनकर उसे बड़ा इत्मीनान हुआ। वो पहले मरहले से बखैर खूबी गुजर गया था, अब दूसरे और आखिरी मरहले से गुजरना बाकी था, और इसकी उसे कोई ख़ास फिक्र न रही थी। सादिया जो उसके साथ थी